हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 20 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, व्याख्या ध्यान से देखिएगा। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग का जो 1930 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल इसके अध्यक्ष थे। 30 दिसंबर 1930 को अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल को उनकी प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लिए याद किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल को उनकी प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लिए याद किया जाता है। बात करें हम मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका मिरातुल अखबार, इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये किसकी पत्रिका थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की, ये भी आपका सही है। इसमें गलत पूछ रहा है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ये पूछा जाता है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। और ये किस भाषा का था? तो ये अंग्रेजी भाषा का था। और इसके जो संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी इसके संपादक थे। और इसका संपादन कब शुरू हुआ था? तो 1780 में। कहाँ से? तो कोलकाता में। ठीक है। और ये जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। मिरातुल अखबार की बात करें तो इसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और संपादित एक फारसी भाषा की यह पत्रिका थी। इंपॉर्टेंट है ये। किस भाषा की थी? तो फारसी भाषा की थी। यह अखबार पहली बार 12 अप्रैल 1822 को प्रकाशित हुआ था। ठीक। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 20वीं सदी की शुरुआत में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्वदेशी आंदोलन के दमन के संबंध में यहाँ पे दिया है। पहला है देशद्रोही बैठक अधिनियम 1907 लाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए, बिल्कुल सही है ये। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 लाया गया था, ये भी सही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी।
और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने चरमपंथियों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने गर्मपंथियों पर जो है बड़े पैमाने पर हमला किया। 1907 और 1911 1907 से 1911 के बीच सरकार विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए 5 नए कानून लागू किए गए। ये कानून कौन कौन से थे? तो देशद्रोही बैठक अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम 1908, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ये सारे कानून जो है स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए लाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, धन का निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इस सिद्धांत ने भारत से इंग्लैंड में धन के निरंतर प्रवाह की व्याख्या की, जिसके लिए भारत को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के बाद आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया। किसका? धन निष्कासन का। ये भी ध्यान रखिएगा। आरसी दत्त की पुस्तक कौन सी है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है ये भी। आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गाबाई देशमुख ने 1937 में आंध्र महिला सभा यानी आंध्र महिला सम्मेलन की स्थापना की। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, आयरन लेडी किसे कहा जाता था? ये भी ध्यान रखिएगा, दुर्गाबाई देशमुख को। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। उन्होंने आंध्र महिला नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया और महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया था? रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट 1919 लाया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया है कई बार। इसे काले कानून की संज्ञा भी दी जाती है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था और इसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया।
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। यह बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था और आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पुस्तक और लेखक के बारे में दिया है यहाँ पे। इंडिया डिवाइड, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, लेकिन इसमें मौलाना आज़ाद दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना आज़ाद की पुस्तक है, लेकिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक है, ऑप्शन सी। देखिए, पुस्तकों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की बात करें तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। गीता रहस्य इंपॉर्टेंट है, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। और नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो दीन बंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, ठीक है, सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है? मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ, मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। ये कब कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930 दांडी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। कितने लोग थे इसमें? तो 78 अनुयायी इनमें शामिल थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में राजस्थान में राज्यों के लोगों द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक संगठन को समर्थन देने के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रजामंडल नामक राजनीतिक संगठन राजस्थान के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? महात्मा गांधी जो है किससे संबंधित नहीं थे? पहला इसमें यंग इंडिया, ये तो महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन भी इनकी पत्रिका थी। हिंदू स्वराज, ये भी आपका जो है महात्मा गांधी की पत्रिका थी। इसमें पूछ रहा किससे संबंधित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी पत्रिकाएं जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो सभी को पता होगा, बेलगांव में हुआ था, ठीक है, बेलगांव में हुआ था और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, 1924 में। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक
ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक ही बार जो है गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 1944 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा के सदस्य थे? नौजवान भारत सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का समर्थन करने के लिए मजदूरों और किसानों को संगठित करने के इरादे से 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। कब? 1926 में। नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र 1926 में किसने लिखा था? तो भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। फिलॉसफी ऑफ द बम यानी बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक लेखों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टीआरडी 3 में पूछा गया था कि फिलॉसफी ऑफ द बम किसकी रचना है? तो भगवती चरण बोहरा की रचना है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति ने दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी दक्षिण भारत में। महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में 100 लोगों के एक समूह ने वेदारण्यम तक मार्च किया और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में समुद्री जल से नमक निकाला। उन्होंने 13 अप्रैल को तिरुचिपल्ली से अपना मार्च शुरू किया और 28 अप्रैल को वेदारण्यम पहुंचे। 13 अप्रैल को कहां से? तो तिरुचिपल्ली से, और कब? 28 अप्रैल को जो है ये वेदारण्यम पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? तो बंगाल का विभाजन पहले, उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन, उसके बाद आपका लखनऊ समझौता, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो जेबी कृपलानी तो संबंधित थे, राजकुमार शुक्ला भी, यानी इन्हीं के बुलावे तक गांधी जी वहाँ पे गए थे, तो ये भी संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद ये भी जो है चंपारण से संबंधित थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें में से कोई नहीं। सभी लोग जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए,
चंपारण से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की बात करें, इससे प्रश्न बनता है तो ध्यान से देखिएगा, इसको सबके नाम याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये सब जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और किसके विरोध में हुआ था? तो तीन कठिया पद्धति के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। गांधी जी किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे यहाँ पर गांधी जी गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के बाहर स्थापित क्रांतिकारी संगठनों का चयन कीजिए। भारत के बाहर किसकी स्थापना हुई थी? देखते हैं। इसमें पहला है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। यानी भारत के बाहर इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1913 सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? तो लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी 1905 लंदन में। यानी ये भी आपका जो है भारत के बाहर स्थापित हुआ था। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? भारत में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। यानी भारत के बाहर पूछ रहा है इसमें, तो आपका A और B दोनों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गदर पार्टी और इंडिया हाउस की स्थापना भारत के बाहर हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में रैंड की हत्या से था? पूना में रैंड की हत्या किसने किया था? तो ऑप्शन बी दामोदर चापेकर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जून 1897 को भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये दो भाई थे, ठीक है। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पूरे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, तैयारी 3 में इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न दिया है। कानपुर से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था, ये तो सही है। मथुरा से किसने किया था? तो कदम सिंह ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? तो देवी सिंह ने किया था, ठीक है। देवी सिंह ने किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ये सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह में मथुरा के नेता देवी सिंह हैं। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जाफर और बख्त खान ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बरेली से खान बहादुर ने किया था इसका नेतृत्व। 1857 की क्रांति की बात करें तो किसके समय में हुई थी ये? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यह हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा
माना था। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। किसने किया था इसका प्रयोग, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और कौन सा नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी पुस्तक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन बी शिवदयाल साहब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवदयाल साहब ने 15 अगस्त 1861 को आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। राधा स्वामी सत्संग एक आध्यात्मिक संगठन है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान और आंतरिक आध्यात्मिक विकास का महत्व सिखाता है। इसकी स्थापना 1861 में आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, चोल शिलालेखों में वर्णित कौन सा कर नगद में नहीं बल्कि बेगार के रूप में लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, चोल शिलालेखों में वर्णित कौन सा कर नगद में नहीं बल्कि बेगार के रूप में लिया जाता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेट्टी चोल शिलालेखों में नगद में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर का उल्लेख किया गया। ये क्या था, ये तो जबरन श्रम में लिया जाने वाला कर था वेट्टी। कदमई क्या था उस समय, तो किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला नियमित भूमि कर था कदमई। ठीक है, यह आमतौर पर अनाज या अन्य कृषि उत्पादों के रूप में लिया जाता था। यह जो है जबरन मजदूरी कर नहीं था कदमई, ये जो है नियमित रूप से जो है कर था। ये साल भोग क्या था, साला भोग या साल भोग एक विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी, इसे क्या कहा जाता था, साला भोग कहा जाता था उस समय। देवदान क्या था, तो मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो देवदान कहा जाता था चोल काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। इंपॉर्टेंट है ये, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशेण। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने किसकी रचना की थी, तो प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो हरिशेण ने किया था। नेक्स्ट है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये आपका जो है 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे, तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, कौन सा जो है स्थल जो है हरियाणा में है, तो राखीगढ़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। धौलावीरा की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात में है। लोथल की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पे है, तो गुजरात में है। हरियाणा में कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। अगला है, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हड़प्पा स्थलों के बारे में। हड़प्पा कहाँ पे है, तो ये पंजाब जो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी के। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो लरकाना सिंध, ये भी आपका पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है ये। चाहुंदड़ो यह भी आपका सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। लोथल ये आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कालीबंगा ये भी आपका कहाँ पे है, राजस्थान भारत में है, और ये घग्गर नदी के किनारे है ये। बनावली ये आपका हरियाणा में है, ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा ये आपका कच्छ गुजरात में है, और ये जो है लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, ये सारी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वज्जी की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद कितने थे, तो 16 थे। ठीक है, वज्जी
आपका वैशाली की थी। कोसल आपका श्रावस्ती। काशी की क्या थी आपका? वाराणसी। मगध की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। पहले क्या था? तो राजगिर था। पहले राजगिर था, बाद में क्या हुआ? पाटलिपुत्र बना। ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या है? तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। ऑप्शन ए। अला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल सावधान पाए गए थे? इंपॉर्टेंट है। किस हड़प्पा स्थल में युगल सावधान पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि ये कहाँ पाए गए थे? तो ये लोथल में पाए गए थे। ठीक है, लोथल में यह मिला था, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थलों में लोथल से युगल सावधान पाए गए थे। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो साबरमती की दाहिनी सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और ये जो है ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे देख लेते हैं। तो दोहरे सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चावल की भूसी के अवशेष मिले थे यहाँ पे। जहाज बनाने का स्थान यानी डॉकयार्ड यहाँ से मिला था। बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। एक जहाज का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था। चक्की के पार्ट यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है ये। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो पूर्वी गंग वंश के राजा ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास यह स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, कांसे का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है। कांसे का उपयोग मूर्तियां तथा पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण तथा कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु हैं। दोनों किसकी मिश्र धातु हैं? तो ये तांबे की मिश्र धातु हैं। तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कांसे में क्या होता है? तो ये तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। जो कांसा होता है ये तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। जो पीतल होता है किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा और जस्ते से यह मिलकर बना होता है। यही अंतर है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है। उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है और वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। एक्स को पहचानिए। एक्स इसमें कौन सा है? तो सोडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। सोडियम बहुत नरम तत्व है और इसे जो है चाकू से काटा जा सकता है, और यह हवा में खुला नहीं रखा जाता, और यह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो कौन सा धातु है? सोडियम है ये। सोडियम की बात करते हैं, इसको जो है किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में यह रखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारा यानी Hg धातु का मुख्य अयस्क है। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपका सिनेबार। इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनेबार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो मैंने बताया था जो दहन होता है, दहन कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, दहन जो है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जल का नमक में विलय होना
और बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, ये सब क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा भौतिक नहीं है? तो ऑप्शन सी, ये क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है, दहन। अगला, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, करा जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो उसका जो है तापमान भी बढ़ेगा और आयतन भी बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो ये ऑक्सीकरण का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। देखिए, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका लोहा हो गया यानी Fe, ऑक्सीजन यानी O2, ये कहाँ से प्राप्त होता है? वायु से, और आपका क्या होता है इसमें? जल। उसके बाद क्या बनता है? तो आयरन ऑक्साइड बनता है यानी Fe2O3 बनता है। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। देखिए, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी अथवा जलवाष्प, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोहे पर जंग न लगे उस पर किसका लेप किया जाता है? इसके लिए तो जस्ते का लेप किया जाता है यानी जिंक का लेप उस पर किया जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? तो यसद लेपन कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं या गैल्वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थों को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, ध्यान रखिएगा, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थों को क्या कहते हैं? यहाँ पे निश्चित अनुपात लगा है तो ऑप्शन सी, यौगिक कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यौगिक में क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, इसमें पहला दिया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना, ये किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। बिल्कुल सही है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलाव, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का जो है सबसे कम प्रकीर्णन होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य भी सबसे ज़्यादा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सुबह के समय क्या होता है? सूर्य जो है हमसे बहुत दूर होता है और दूरी की वजह से क्या होता है? जो अन्य प्रकाश की किरणें होती हैं उनका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, यानी वो फैल जाती हैं। और जो ये सिर्फ लाल रंग है इसका तरंगदैर्ध्य भी ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन भी कम होता है, इसीलिए हमारी आंखों तक ये पहुंच पाती हैं। तो इसीलिए जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, तारों की टिमटिमाहट, ये किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। ये बिल्कुल सही है, TRE 3 में पूछा गया था प्रश्न। तीसरा है, रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण, ये किसकी वजह से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ये भी आपका सही है, यानी तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्यों? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। अभी मैंने बताया लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य भी इसका ज़्यादा होता है, इसलिए जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए खतरे के जो संकेत होते हैं ये लाल रंग के होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दूर से भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, ये मायोपिया कहा जाता है। एवं दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है को ठीक किया जा सकता है क्रमशः। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है?
तो ध्यान रखिएगा अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस लगाया जाता है। और दूर के लिए कौन सा लगाया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो प्रश्न पहले निकट दिया है, यानी पहले अवतल होगा, उसके बाद आपका उत्तल होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसे विक्षेपण कहा जाता है, मौढ़ विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, श्वेत प्रकाश 7 दृश्यमान रंगों से बनता है, जिसे क्या कहते हैं, विबजोर कहते हैं, यानी बैगनी, इंडिको, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण एक प्रिज्म से गुजरते समय सफेद प्रकाश की किरण के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की परिघटना है। इस प्रकार 7 रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, तो ये वर्णक्रम कहा जाता है। इसे, ये आपका जो बैंड है ये क्या कहलाता है, ये इसे वर्णक्रम कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, यानी सबसे ज्यादा जो है अपवर्तित कौन सी किरण होती है, तो अपवर्तित होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बैगनी होती है, ठीक है। देखिए बैगनी सबसे नीचे है, बैगनी, और सबसे कम जो है अपवर्तित कौन होती है, तो ये लाल होती है, ठीक है, लाल जो है सबसे कम होती है। और इसका तरंग दैर्घ्य भी सर्वाधिक होता है, बैगनी का कम होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है ये, TRE 1, 2 दोनों पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर क्या है, एक हॉर्स पावर क्या है, यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक 746। नेक्स्ट है, एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है, घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है, यानी जो वायरिंग होती है घर में वो कैसी होती है, तो समानांतर क्रम में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समानांतर क्रम। नेक्स्ट, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए आवश्यक है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए आवश्यक है तो कंपन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपन करना। कंपन ही क्या है, आपका ध्वनि होता है। ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन उत्पन्न होने पर यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है कंपन उत्पन्न होने पर। नेक्स्ट है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं। जो चमगादड़ होते हैं किस तरंग का उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए तरंगों की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, अपश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति परिसर कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होती हैं कौन सी होती हैं, तो ये अपश्रव्य तरंगे होती, ये सुनी नहीं जा सकती हैं मनुष्य के द्वारा। दूसरा आपका श्रव्य ध्वनि तरंगे, इसका परिसर कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से जो है आपका 20,000 हर्ट्ज, इसे हम क्या करते हैं, मनुष्य इसे सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे या पराध्वनिक तरंगे क्या होती हैं, तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। तो चमगादड़ वगैरह जो है इसको सुन पाती हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही एक ट्रेन हमारे पास आती है इसके इंजन की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है। इस घटना को किसके द्वारा समझाया गया है, इंपॉर्टेंट है। करा जैसे ही एक ट्रेन हमारे पास आती है इसके इंजन की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, और इस घटना को किसके द्वारा समझाया गया है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। देखते हैं इसके बारे में। डॉपलर प्रभाव कहता है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति में तब परिवर्तन होता है जब पर्यवेक्षक या स्रोत गतिशील होता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तब अधिक होती है जब प्रेक्षक और स्रोत एक दूसरे के निकट हों। दूरी कम होने के कारण प्रेक्षक तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय कम हो जाता है। यह आपका क्या है, डॉपलर प्रभाव। तो जैसे ही एक ट्रेन हमारे पास आती है इसके इंजन की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? मैंने बताया था कि जो ठोस होता है, ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो इसमें ठोस कौन सा है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्पात, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठोस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता है, ध्वनि की गति भी बढ़ती है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे माध्यम का तापमान बढ़ेगा, ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। गैसों में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। गैस में क्या होती है? ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग की बात करें, कैसी तरंग है? तो ये अनदैर्ध्य तरंग है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निर्वात में यात्रा नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जो है गति किस में होती है? ठोस में। उसके बाद आपका सबसे कम किस में होती है? तो गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और निर्वात में यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया में WBC की संख्या। ल्यूकेमिया में क्या होता है? WBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो कौन सा है आपका? हिपेरिन, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को हिपेरिन द्वारा रोका जाता है। यानी जो हमारे शरीर में रुधिर बहता है वो जमता नहीं है। किसकी वजह से नहीं जमता है? तो हिपेरिन की वजह से वह नहीं जमता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। हिपेरिन सबसे शक्तिशाली स्कंदन रोधी है। यह रुधिर प्लाज्मा में मौजूद एंटीथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है। एंटीथ्रोम्बिन सीरम स्कंदन कारकों को बांधता है और निष्क्रिय करता है, जिससे रुधिर का स्कंदन यानी थक्का रुकता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौनारंभ के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कौन सा है? थाइमस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौनारंभ के साथ यह सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कौन सा है? तो अक्लदाढ़, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसका कोई काम नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है? आपका अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए, यानी कौन सा इसमें गलत है? पहला है एस्ट्रोजन, इसका स्राव कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है, बिल्कुल सही है ये। एड्रिनल, इसका स्राव पीयूष ग्रंथ से नहीं होता, बल्कि कहाँ से होता है? इसका स्राव जो है अधिवृक्ष से होता है। ठीक है, अधिवृक्ष से इसका स्राव होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथ से होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ऑप्शन बी, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इसका स्राव होता है, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इसका स्राव होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज होता है। यानी इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, जैव निम्नकरणीय पदार्थ, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करा कौन सा
गलत है इसमें। ठीक है, देखते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या होता है? इसमें दिया है वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये सही है। दूसरा है विनाइट्रीकरण। क्या होता है? तो नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन। ये भी आपका सही है। नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। तीसरा आपका नाइट्रीकरण। ये क्या है आपका? अमोनिया का नाइट्राइड और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। ये भी आपका क्या है? सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है? तो भाई ये कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा जो है आपका मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? इंपॉर्टेंट है ये। तो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये का क्या है? मिश्रित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा, जिसे कंचनजंगा संरक्षित जैवमंडल भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय पार्क और भारत के सिक्किम में स्थित एक संरक्षित जैवमंडल है। ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है ये। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में खाद्य श्रृंखला का उचित क्रम है। खाद्य श्रृंखला का क्रम दिया है यहाँ पे, देखते हैं इसमें। पहला इसमें घास। घास को लोमड़ी, लोमड़ी को खरगोश नहीं, लोमड़ी खरगोश थोड़ी खाता है, ये आपका गलत है। झड़ी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीट, लावा, चिड़िया, ये भी आपका गलत है। जलीय पादप, जलीय जीव, मछली, ये सही है। जलीय पादप, उसके बाद इसको कौन खाता है? जलीय जीव खाते हैं, और जलीय जीव को कौन खाता है? मछली खाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा है? वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। जब किसी पारितंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध को संख्या के संदर्भ में पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो इसे संख्या का पिरामिड कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सीधा, दूसरा होता है आपका उल्टा। सीधा क्या होता है? तो प्रत्येक पोषी स्तर में जैसे जैसे हम उत्पादकों से अपघटक की ओर बढ़ते हैं, तो जीवों की संख्या क्या हो जाती है? तो घटती है। जैसे आपका घास के मैदान का पारितंत्र, यानी प्रत्येक पोषी स्तर में जैसे जैसे हम उत्पादक से अपघटक की ओर जाते हैं, तो जीवों की संख्या क्या हो जाती है? आपका घटती है। जैसे आपका घास के मैदान, यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका घास के मैदान है। जैसे जैसे हम, ये आपका उत्पादक होते हैं, उत्पादक से जैसे जैसे अपघटक की ओर जाएंगे, ये क्या हो जाता है? इनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये आपका सीधा पिरामिड बनता है। दूसरा आपका उल्टा, प्रत्येक पोषी स्तर में जैसे जैसे हम उत्पादकों से अपघटक की ओर बढ़ते हैं, तो जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे आपका वृक्ष पारितंत्र, देखिए यहाँ पे आपका क्या है? वृक्ष पारितंत्र है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी ये आपका क्या होता है? उत्पादक होता है। जैसे जैसे हम अपघटक की ओर जाएंगे, तो इसका क्या हो जाए? संख्या बढ़ती जाती है। तो यानी वृक्ष का क्या होता है? आपका उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है, और घास के मैदान का सीधा पिरामिड बनता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। ऑप्शन सी। खाद्य श्रृंखला में पूछ रहा है यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला पर अपघटक की सबसे बड़ी आबादी है। अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। अपघटक मृत और क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं और जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देते हैं। अपघटक कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, जैसे आपका जीवाणु, कवक आदि शामिल होते हैं इसमें। देखिए पूछा जाता है बैक्टीरिया और कवक क्या है? तो ये आपका अपघटक में आते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या है? तो सभी को पता है, मनुष्य जो है ये उपभोक्ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक में कौन आता है? तो जो आपका पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। मनुष्य क्या है? तो उपभोक्ता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तालाब पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तालाब पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है कहाँ से प्रारंभ होती है?
तो ये पादप प्लावक से प्रारंभ होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, पादप प्लवक जल की सतह की सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे होते हैं। ये जलीय पारतंत्र के निर्माता यानी क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। जलीय पारतंत्र के उत्पादक होते हैं। ये अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा इनका सेवन किया जाता है। उदाहरण आपका शैवाल हो गया और डायटम। शैवाल क्या है? आपका उत्पादक में आता है। ठीक है, जलीय पारतंत्र के उत्पादक में आता है आपका शैवाल और डायटम। ठीक है, यह क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जैव विविधता के बारे में दिया है, तो इसमें पहला है जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे जैव विविधता क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? अत्यधिक बारिश होती है। यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है, बारिश भी अधिक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? जैव विविधता अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग यानी जिसे आप लोग क्या करते हैं? बीओडी कहते हैं। बीओडी निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? पूछा गया प्रश्न है ये टीआरई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीओडी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? शैवाल के द्वारा, ऑप्शन बी, शैवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है? कौन सी जो है खाद्य श्रृंखला इसमें ठीक नहीं है? पहला इसमें हरे पौधे। हरे पौधों को मृग खाता है। उसके बाद मृग को कौन खाता है? तो ये आपका बाघ खाता है। ये आपका क्या है? हरे पौधे को मृग खाता है और बाघ खाता है। ये आपका सही है। ठीक है, घास को कौन खा रहा है? आपका चूहा। चूहा को कौन खा रहा है? बाज खा रहा। बाज को सांप। ये आपका गलत है, बाज को सांप थोड़ी खाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समुद्री शैवाल को आपका कौन खाता है? छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, और बड़ी मछलियों को कौन खाता है? शार्क खाता है। ये तो सही है, ये भी आपका सही है। तो इसमें गलत पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया है? वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी, स्टॉकहोम घोषणा पत्र को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था ये। ठीक है, 1972 की स्टॉकहोम घोषणा या मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा वैश्विक पर्यावरण पर पहली संयुक्त राष्ट्र घोषणा है, और इसे जो है वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ऑप्शन सी। अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कई बार बताया है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से एक बिंदु से ऊपर वातावरण में ओजोन की कुल मात्रा को मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो डाप्सन से नापी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाप्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में कौन सा है इसके अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मालवा का पठार कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए आपका क्या है? मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पे है। और क्या दिया है इसमें? अजंता श्रेणी दी है और सतपुड़ा दिया है। अजंता और सतपुड़ा, देखिए आपका क्या पे? सतपुड़ा यहाँ पे है, उसके नीचे आपका क्या है? अजंता है, और उसके ऊपर यहाँ पे यहाँ कहीं पे आपका जो है आपका क्या है? तो मालवा का पठार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, करेवा निर्माण के लिए आपका कश्मीर हिमालय। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? करेवा मिट्टी ये आपका केसर के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, केसर के लिए, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है सर्वाधिक। ये सही है। नामचा बर्बा पर्वत शिखर अरुणाचल
हिमालय में स्थित है, ये भी आपका सही है। नामचा बरवा आपका ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये आपका सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी आपका सही है। फूलों की घाटी जो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, मैंने बताया था काराकोरम। काराकोरम जो है आपका सबसे पहले आता है, तो इसमें कौन इसमें है, पहले इसमें है और इसमें है। उसके बाद आपका क्या आता है, लद्दाख आता है, तो इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक श्रेणी, ये आपका क्या है, क्रम है। इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, कल जाएंगे PDS, कल से आपका क्या, का से आपका काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से आपका पीर पंजाल, डी से आपका धौलाधर और एस से क्या हो गया आपका शिवालिक। ठीक है, ये आपका क्रम ध्यान रखिए, कल जाएंगे PDS। ठीक, नेक्स्ट, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में, तो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए मैप से देखिए, तो ये आपका जो है ये आपका विंध्य रेंज है। ठीक है, विंध्य रेंज के नीचे आपका क्या आता है, नर्मदा नदी आती है। ठीक है, नर्मदा, और नर्मदा के उसके बाद आपका सतपुड़ा आता है। सतपुड़ा के नीचे आपका क्या है, आपका ताप्ती नदी है, ऐसा समझिए। पहले आपका विंध्याचल है, फिर यहाँ से निकलती है आपका नर्मदा नदी, फिर आपका आता है सतपुड़ा श्रेणी, फिर आपका नीचे आपका ताप्ती नदी है। ठीक है, ताप्ती नदी, तो इसमें पूछ रहा है नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के मध्य कौन सा श्रेणी है, तो आपका सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट है, शिवालिक पादी क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरलता के कारण विलुप्त हो जाती हैं कहलाता है, उसे क्या कहते हैं उस क्षेत्र को, तो भाबर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए जब नदियां निकलती हैं, यहाँ से आपका मान लीजिए निकली, और उसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है जब निकलती हैं, जब शिवालिक श्रेणी के पादी क्षेत्र में आती हैं तो वो विलुप्त हो जाती हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा होता है आपका, भाबर कहलाता है। कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर जब थोड़ी दूर चलती हैं तो नदियाँ ऊपर आ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, तराई मैदान कहते हैं। ठीक है, आपका पहले भाबर आता है, फिर आपका तराई आता है। देखिए उसके बाद आपका क्या होता है, खादर और बांगर होते हैं। खादर क्या होता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और बांगर किसे कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, हम बांगर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय की श्रेणियों, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है, कौन सा पूछ रहा है, नेपाल में नहीं है, तो अन्नपूर्णा ये तो नेपाल में है। कामेत नहीं है, कामेत उत्तराखंड में है। मकालू भी आपका नेपाल में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कामेत। ठीक है, कामेत भारतीय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक पर्वत शिखर है और यह नेपाल में नहीं है। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। मकालू हो गया आपका, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी आपका कहाँ पे है, नेपाल में है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। करा कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है इनमें से, तो कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, कन्याकुमारी। देखिए कन्याकुमारी जो है आपका मकर रेखा के सबसे नज़दीक है, और दिसंबर में क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। और पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं। पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी की बात करें तो यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के छोटे हिस्से में फैला हुआ है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न। झील दिया है और राज्य दिया है। भीमताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में, मैंने कई बार बताया है। पुलकट झील इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। आपका ये लोकटक झील ये आपका मणिपुर में है, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो काल वैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम कहाँ कहा जाता है, तो कर्नाटक में से चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। मैंगो शॉवर कहाँ कहा जाता है, तमिलनाडु केरल में आपका मैंगो शावर कहा जाता है, कर्नाटक में भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल 46। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका भाग है, तो ये डीपीएसपी का भाग है। ठीक है, डीपीएसपी का भाग है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है डीपीएसपी। अगला, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक बनाता है। पहला इसमें राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लगाना व अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती, बिल्कुल सही है। हमारे देश में क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद के पास होती हैं। राष्ट्रपति शासन भी आपका एकात्मक शासन का स्वरूप है ये। केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, ये भी आपका एकात्मक है। एकात्मक मतलब एक सरकार, राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, ये भी आपका एकात्मक स्वरूप। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका किस में है, मैंने बताया था किस अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो 1 जून 1993 के लागू हुआ। यह अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1993 को यह लागू हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 18 विषय इसमें शामिल हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहला है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये तो विशेषता है, बिल्कुल सही है। तो धर्म हमारे देश में क्या आपका धर्मनिरपेक्ष है। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये आपका गलत है। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि शक्तियों का बंटवारा है, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा विशेषता नहीं है, तो यही नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कठोरता एवं लचीलापन, ये तो जो है इसका समन्वय है हमारा संविधान, ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पत्ति हुई थी। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PIL यानी जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पत्ति हुई थी इसकी। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा, जनहित याचिका यानी PIL सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए किए गए मुकदमे को संदर्भित करता है। यह न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा पेश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, PIL किसके द्वारा, तो PN भगवती के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। करा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला इसमें भारतीय संविधान के प्रावधान दिया है, स्रोत दिया। ठीक है, पहला इसमें मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया, मैंने कई बार बताया, सही है ये तो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, ये भी सही है।
समवर्ती सूची ये कनाडा से नहीं लिया गया है, बल्कि कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, आपका संघीय व्यवस्था आपका कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया, ये सही है। इसमें सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा पूछा जाता है कई बार, शिक्षा किस में आता है, तो समवर्ती सूची में यह आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप सभी को पता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। और पहले संविधान के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान कब हुआ था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगला है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है। पहला, बहुजन समाजवादी पार्टी 1985 नहीं, 1985 में नहीं, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 सही है। नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में, ये भी सही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998, ये भी आपका सही है। तो सही नहीं पूछा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ना कि 85 में। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से करती है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण से विस्तार कौन करता है, तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो 15 सदस्य होते हैं ये कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और जो 7 सदस्य होते हैं ये कहाँ से होते हैं, तो ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य इसमें कहाँ से होते हैं, तो ये लोकसभा से होते हैं सभी सदस्य। इसमें राज्यसभा से नहीं होते, लोकसभा से। कैग की बात करते हैं, नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख, आर्टिकल 148 में, ये इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, राज्य को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है, तो महाधिवक्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकरण है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यह राज्य का सर्वोच्च होता है विधि अधिकारी। ये भारत के महान्यायवादी के संगत होता है। देखिए, महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 में है। ठीक है, ये क्या होता है, महान्यायवादी ये केंद्र में होता है। ठीक है, ये केंद्र में होता है और जो राज्य में होता है कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। मैंने कई बार बताया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला है, बिहार में किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है। बिहार में किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है, तो गंडक को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंडक। अगला, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पश्चिम विहार है। कुशेश्वर पश्चिम विहार बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका है दरभंगा में। ऑप्शन बी, दरभंगा। अगला, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बक्सर जिला राजपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए बीपीएससी के द्वारा पूछा है ये। अगला, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है। दवा कारखाना आपका हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। हाजीपुर के और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये केले के लिए भी प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अगला, बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ पे स्थित है। बिहार में बंदूक का कारखाना, तो ये मुंगेर में स्थित है बंदूक का कारखाना, और ये जो है एकमात्र बंदूक का कारखाना है बिहार में। ठीक है, जो मुंगेर में है। अगला, विश्व आर्थिक मंच, करंट अफेयर के प्रश्न है यहाँ से। विश्व आर्थिक
मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 39। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 39। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, ये 2 साल में जारी होता है और पहला जो है ये जारी कब हुआ था? 2022 में, यह पहली बार जारी हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो मलेरिया के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसका वाहक मच्छर कौन सा होता है? तो मादा एनाप्लीज इसका वाहक होता है। अगला, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दीप्ति जीवन जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए। हाल ही में मई 2024 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव पुरी बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। नेक्स्ट, हाल ही में लाई चिंग-ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लाई चिंग-ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ताइवान के बने हैं, ताइवान के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताइवान के ये राष्ट्रपति बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ताइवान की राजधानी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मुद्रा भी बता दीजिएगा और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।